गाइस, वेलकम टू बायोकेमिस्ट्री सिंप्लीफाइड। आज हम बायोकेमिस्ट्री का पहला वीडियो बना रहे हैं और बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका टॉपिक का नाम है बायोकेमिकल बेसिस ऑफ मेडिसिन। अब सबसे पहला सवाल हमारे दिमाग में उठता है, व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल बेसिस ऑफ मेडिसिन। अब ये सब जानने के लिए आपको ये पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी और इस वीडियो के खत्म होते ही आपको ये सब जानकारी आ जाएगी। सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर जैसे एक बेसिक टॉपिक से। अगर मैं प्राइमरी हेल्थ केयर के बारे में बात करूं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहले डॉक्टर का नाम आता है, यानी कि किस टाइप के डॉक्टर का नाम आता है, तो एक वो फिजिशियन का नाम आता है। तो हम देखेंगे कि हम एक फिजिशियन के पास जाएंगे और फिजिशियन कोई भी बीमारी डायग्नोज करने के लिए हमसे पूछेगा कि आपको क्या क्या प्रकार की दिक्कतें महसूस हो रही हैं, ठीक है, या फिर क्या क्या प्रकार की उसे दिक्कतें दिख रही हैं। अगर स्किन वगैरह पे रैश वगैरह, तो वो ये सब देखेगा, है ना। तो देखेगा और कुछ हमसे बीमारियां पूछेगा और हमसे पूछेगा कि आपका बॉडी टेम्परेचर, आपकी छोटी मोटी बातें जो एक आम व्यक्ति आसानी से डॉक्टर को बता सकता है, वो सारी बातें पूछेगा। उस बेसिस पे ये सारी बातें जो पूछी वो मेडिकल हिस्ट्री उसने ले ली, ठीक है। उस डॉक्टर वो आपको इस बेसिस पे एग्जामिन करेगा। फिर जो भी साइंस एंड सिम्टम्स होंगे, यानी कि एलेक्ट साइंस एंड सिम्टम्स होंगे, उसे देखेगा। फिर उसका एक सेंड करेगा एक टेस्ट रिक्वेजिशन कि भैया आप ये टेस्ट करा के आओ, या वो टेस्ट वो अपने ही हॉस्पिटल में करा लेगा। फिर इंटरेक्ट करेगा जो भी डाटा रिसीव हुआ है उससे। फिर जो भी डीएनए इंजमेंट्स उसको देखने को मिलेंगे ऑर्गन के अंदर, और ऐसी ही बहुत सारी चीजें वो देखेगा और उस बेसिस पे आपके डिसीज को डायग्नोस करेगा। फॉर एग्जाम्पल कोई डायबिटिक पेशेंट है, वो आता है कि भाई जब भी मैं यूरिनेट करने जाता हूँ वहां आसपास चींटे आ जाते हैं, ये उसका मतलब उसने अपना सिम्टम बताया, उसने ऐसा महसूस किया कि शायद उसे डायबिटीज हो सकती है, ठीक है। इस बेसिस पे डॉक्टर ने पूछा कि आपके पैरों में दर्द तो नहीं हो रहा, आपको ऐसा तो नहीं हो रहा थकान थकान महसूस होने लगी, छोटे छोटे टाइम पीरियड पे भूख तो नहीं लग रही, ऐसे छोटे छोटे साइंस एंड सिम्टम्स पूछेगा। तो उसे लगेगा कि हाँ हाँ, ये डायबिटीज के कुछ कुछ फीचर्स मुझे दिख रहे हैं। फिर वो क्या करेगा, कुछ टेस्ट लिखेगा कि अपना AG1AC करा के आइएगा, आप अपना रैंडम ब्लड टेस्ट शुगर अभी देकर जाइए, ठीक है। वो कुछ कुछ टेस्ट आपको प्रोवाइड करेंगे और उस बेसिस पे आप कल टेस्ट करा के डॉक्टर के सामने जो भी रिपोर्ट्स आएंगी वो लेके फिर से डॉक्टर से मिलने जाएंगे। फिर वो डायग्नोस करके बताएगा कि आपको भाई डायबिटीज मेलाइटस है या फिर नहीं, जिस हिसाब से रिजल्ट आए। तो ये कुछ प्रक्रिया मैंने आपको बताई कि इस तरीके से एक फिजिशियन काम करता है और इस तरीके से बायोकेमिस्ट्री की मदद है कि भाई हम किसी भी डिसीज को डायग्नोस करने में बायोकेमिस्ट्री क्या मदद करती है। कुछ चैप्टर इसी बारे में है इस पूरे टॉपिक का। अच्छा, व्हाट डू मीन बाय द टर्म बायोकेमिस्ट्री। भाई हम बायोकेमिस्ट्री पूरा एक सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं तो हमें उसका टर्म का मतलब तो पता होना ही चाहिए। बेसिकली द सब्जेक्ट ऑफ मेडिकल बायोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व करता है बायोकेमिकल प्रोसेसेस को स्टडी करना जो भी ह्यूमन बॉडी के अंदर हो रहे हैं, फ्रॉम क्लिनिकल टू डायग्नोस्टिक टू प्रोग्नोस्टिक एंड थेरेपेटिक पर्सपेक्टिव्स, ठीक है। इन टर्म्स के बारे में अभी हम जब धीरे धीरे आगे के चैप्टर्स पढ़ेंगे ना, तो बहुत अच्छे से इसी टर्म्स को हम डिटेल में जान लेंगे, ठीक है। अब हम कहेंगे कि अच्छा हम ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो ह्यूमन बॉडी किस चीज से कंपोज है जरा वो जान लेते हैं। हमारे पास तीन ऐसी चीजें हैं, एक एलिमेंट, कंपाउंड और बायोमोलिक्यूल। से बहुत ही सिंपल वर्ड है, मैंने इसलिए यहाँ पे लिख दिया कि टेस्ट में पूछा जा सकता है व्हाट ए ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ। अब आप ऑर्गन्स लिखो, ये लिखो, वो लिखो, इसके लिए ये तीन वर्ड्स लिखोगे तो ये मोर देन सफिशिएंट वर्ड्स हैं कि ह्यूमन बॉडी इज कंपोज ऑफ एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड बायोकेमिकल मटेरियल्स, ओके। तो फिर अब एक लाइन थी जो मुझे अच्छी लगी, तो वो मैंने लिपिनकॉट बुक है उससे ले लिया। द बॉडी इज एसेंशियली कलेक्शन ऑफ केमिकल एंड हैज अ प्रोसेसेस टू मेंटेन, रिपेयर एंड ग्रो इटसेल्फ, ठीक है। अब हम लोग, ये बहुत बेसिक लाइन है कि हमारी बॉडी के कलेक्शन है जिसमें केमिकल और बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जो मेंटेन करने के लिए चाहिए होते हैं, अपने आप को मेंटेन करने के लिए, अपने आप को रिपेयर करने के लिए और अपने आप को ग्रो करने के लिए। सिंपल। अब हम बात करते हैं एडेमा से, स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कहानी। तो हम कुछ कुछ बेसिक डिसीजेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। 5-6 डिसीजेस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और ये चैप्टर यही हमारा एंड हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं एडेमा। मैंने सिर्फ और सिर्फ मेन लाइंस को उठाया है, मैंने पूरी थ्योरी पूरा टॉपिक नहीं ले रही क्योंकि आपको एक शॉर्ट एंड कंसाइज रिवीजन चाहिए, सिर्फ उस बेसिस पे ही पूरा चैप्टर बेस्ड है, ठीक है। अब हम वर्ड करते हैं एडेमा से स्टार्ट। एडेमा क्या होता है, स्वेलिंग ऑफ द बॉडी ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इज नोन एज एडेमा। सिंपल सी बात है कि देखो मैंने कुछ इमेज लगा दिया कि स्वेलिंग हो गई है बॉडी में क्योंकि एक्यूमुलेशन हो गया, किसका, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो गया। अच्छा, इसके क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं, हमें कंडीशंस पता होनी चाहिए, जो मेन वर्ड्स हैं वो पता होने चाहिए।
देखो हाइपो एल्बुमिनिया की वजह से हो सकता है, सीरम एल्बुमिन कंसंट्रेशन बढ़ जाए तब हो सकता है, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है, या फिर कोई भी हेपेटिक डिसीज है। हेपेटिक डिसीज हो गई, हमें चारों पॉइंट से याद कर लेने चाहिए, हाइपो एल्बुमिनिया, सीरम एल्बुमिन कंसंट्रेशन, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी और हेपेटिक डिसीजेस। ठीक है, अब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इसे, हाउ कैन बी आइडेंटिफाइड? नंबर वन, आप हिस्ट्री लोगे, सेकेंड आप फिजिकल एग्जामिनेशन कराओगे, थर्ड आप यूरिन एनालिसिस करोगे, फोर्थ और भी कुछ इन्वेस्टिगेशन हो सकते हैं जो कि डॉक्टर टू डॉक्टर वेरी करेगा आपके बॉडी स्ट्रक्चर को देख के, क्योंकि उन्हें एक्सपीरियंस होता है, और शायद इसलिए हम एक्सपीरियंस इंटर्नशिप के थ्रू कमाते हैं कि आप ये इंटर्नशिप करेंगे तो आपको इस बात का एक्सपीरियंस हो जाएगा कि क्या आपको डिसीज होंगे और कैसे कैसे आप उसे डायग्नोस करेंगे। ठीक है, सिंपल तरीका यही है। अच्छा, हम कहाँ पे थे? हाँ, फिर एल, अच्छा एल, हाँ ओके, एल्यूमिनियम इन अ चाइल्ड इज एब्सेंट, एल्बुमिन होगा, सॉरी गलती से एल्यूमिनियम लिख गया, एल्बुमिन इन अ चाइल्ड इज एब्सेंट ड्यू टू न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी या फिर नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ठीक है, तो ये एक स्टार पॉइंट है कि भाई एल्बुमिन की जो कंसंट्रेशन चाइल्ड के अंदर कंसंट्रेशन होगी, अगर उसके अंदर या तो कोई न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है, इस वजह से देखने को मिलेगी, एक कोई नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, यानी कि बचपन से पैदा होने वाली कोई भी दिक्कत है। ठीक है, फिर अच्छा, किसी के अंदर कैसे और ये दिक्कत देखने को मिल सकती है, या तो कॉर्निक अल्कोहलिज्म, बहुत ही समय से वो अल्कोहल का कंजप्शन कर रहे हो, या फिर है सिरोसिस हो। ठीक है, दैट इज, इसकी वजह से क्या होगा कि आपके बॉडी के अंदर डिक्रीज देखने को मिलेगा एल्बुमिन का सिंथेसिस। अब हम नेक्स्ट बीमारी के बारे में आ जाते हैं, एनीमिया के बारे में आ जाते हैं। व्हाट इज एनीमिया? एनीमिया एक जनरलाइज्ड वीकनेस है, कि मतलब एनीमिया में आपको क्या तीन मेन फीचर्स देखने को मिलेंगे, मैं आपको पहले बताती हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जनरलाइज वीकनेस, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड इरिटेबिलिटी। आपको ये तीन चीजें बहुत ज्यादा महसूस होने की, आप इरिटेट हो रहे हो एकदम, कोई कुछ भी बोल दो, बहुत इरिटेशन है, खाना खाने का मन नहीं करता, भूख नहीं लगती, और तो और आपके शरीर में ताकत नहीं है किसी भी कार्य को करने की, आप वीक फील करते हो अपने आप को। तो अच्छा, इसको एक और तरीके से डायग्नोस किया जा सकता है कि उसकी बॉडी ना पेलर बॉडी हो जाएगी। देखो मैंने आपको एक इमेज दिखाया, मतलब पीले पीले हाथ रहेंगे कंपैरिजन टू नॉर्मल हाथ। अगर आप अपने हाथ देखोगे तो एकदम थोड़े से व्हाइटिश और ब्राउनिश टच में होंगे, अगर उसके पीले पड़ रहे हैं हाथ, यानी कि पेलर बॉडी है। ठीक है, देन ही और शी माइट बी डायग्नोस्ड विद एनीमिया। ठीक है, आयरन डेफिशिएंसी है तो डायग्नोसिस हेमाटोग्राम एंड पेरिफेरल स्मीयर टेस्ट है, उसके थ्रू आप देख सकते हैं आयरन डेफिशिएंसी भी देखने को मिलेगी जिस व्यक्ति के अंदर एनीमिया होता है। थर्ड, हुकवर्म इन्फेस्टेशन की वजह से भी एनीमिया जैसी दिक्कत देखने को मिल सकती है। तो व्हाट इज द पॉइंट, इफ एनीबॉडी इज हैविंग पेलर बॉडी टाइप माइट बी डायग्नोस्ड एनीमिया। सेकेंडली हमें क्या देखने को मिलेगा, आयरन डेफिशिएंसी। अच्छा, आयरन डेफिशिएंसी का डायग्नोसिस कैसे होगा, हेमाटोग्राम एंड पेरिफेरल स्मीयर टेस्ट के थ्रू होगा। अच्छा, हुकवर्म इन्फेस्टेशन से भी हो सकता है। अच्छा, एक और प्रकार का एनीमिया है, दैट इज नोन एज मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। इसके अंदर हमें चेक करने के लिए या फिर इसे रिकवर करने के लिए पहली बात तो फॉलिक एसिड की कमी देखने को मिलेगी, साथ ही साथ विटामिन B12 भी कम होगा। अगर हमने ये दोनों चीजें उसके इंसान के बॉडी के अंदर फुलफिल करा दी, यानी कि फॉलिक एसिड का लेवल नॉर्मल हो जाता है, फॉलिक एसिड का लेवल हमने सप्लीमेंट करा और उसे लेवल कर दिया। सेकेंडली विटामिन B12 के हमने या तो उसे कैप्सूल्स दे दिए किसी और फॉर्मेट में, हमने इस बॉडी के अंदर नॉर्मलाइज कर दिया जितना हमें कंसेंट्रेशन में चाहिए था, तो वो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया फिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अच्छा, अब आ जाते हैं जॉन्डिस के बारे में। जॉन्डिस होता क्या है, क्या बीमारी है, जरा जान लेते हैं। जॉन्डिस, इंक्रीज लेवल ऑफ बिलिरुबिन को हम जॉन्डिस कहते हैं। इसके कुछ साइंस एंड सिम्टम्स हैं, हम जान सकते हैं। बेसिकली इन्वॉल्व करता है सर्वाइवल ऑफ आरबीसी एंड फंक्शनिंग ऑफ लिवर एंड बाइल डक्ट्स। क्या है साइंस एंड सिम्टम्स, इन्वॉल्व ऑफ आरबीसी एंड फंक्शनिंग ऑफ लिवर एंड बाइल डक्ट्स, conjugated bilirubin and polar molecule can pass through urine। अगर conjugated बिले मतलब साइंस एंड सिम्टम्स में क्या है कि भाई देखो, एक बार और बताती हूँ, मैं थोड़ा सा खो गई थी। जॉन्डिस, इंक्रीज लेवल ऑफ बिलिरुबिन, साइन एंड सिम्टम्स क्या होगा कि सर्वाइवल ऑफ आरबीसी एंड फंक्शनिंग ऑफ लिवर एंड बाइल डक्ट्स के अंदर इफेक्ट देखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ खराबी देखने को मिलेगी, आरबीसी का लाइफ कम हो जाएगा, लिवर और बाइल डक्ट सही से कार्य नहीं करे होंगे। कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो होते हैं वो पोलर सॉल्युबल होते हैं, वो यूरिन के थ्रू पास करते हुए आपको दिखेंगे, यानी कि आपका जो यूरिन होगा वो येलोइश कलर का हो जाएगा ज्यादा।
ठीक है। जॉन्डिस एक कंडीशन है वेयर येलोइंग ऑफ द स्किन एंड आईज एंड इट अकर्स इन थ्रू देयर इज अ बिल ड्रॉप ऑफ bilirubin, a yellow pigment that is produced when RBC break down and it in the blood. When the level of bilirubin becomes too high, it is called jaundice. ठीक है। ओके, ब्राउन कलर जो होता है स्टूल का वो किसकी वजह से होता है? दैट इज अ पिगमेंट दैट इज कॉल्ड स्टैकोबिलिन। ठीक है, स्टैकोबिलिन की वजह से क्या होता है? ब्राउन कलर देखने को मिलता है स्टूल का। अच्छा, लाइट कलर ऑफ स्टूल मींस ऑब्स्ट्रक्शन एंड एक्सक्रीशन ऑफ वाइल्ड पिगमेंट। सिंपल, ये 2 पॉइंट्स है स्टैकोबिलिन को समझाने के लिए। सिंपल। अब बात करते हैं ओबेसिटी। ओबेसिटी बहुत ज्यादा कॉमन है। ठीक है। एडिपोज इश्यूज ऑफ स्टोर एक्सेस एनर्जी, यानी कि ट्राइग्लिसराइड्स का एक्सेस स्टोरेज है। Okay. It is due to sedentary lifestyle, nutritional evidence, excessive fat show produce obesity. Linked to a large number of diseases, बहुत सारी diseases करा सकता है। Diabetes mellitus, insulin resistance, cardiovascular diseases, obstructive sleep apnea, ठीक है, non-alcoholic fatty liver disease, osteoarthritis and several types of cancers. ये बहुत सारी बीमारी हो सकते हैं। चलिए इसमें से एक बीमारी डायबिटीज मेलाइटस के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। परसिस्टेंट इंक्रीज ऑफ ब्लड ग्लूकोज, यानी कि बहुत लंबे समय से ब्लड ग्लूकोज लेवल का हाई होना किसी भी बॉडी के अंदर, दैट इज द कंडीशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। लॉन्ग टर्म इंक्रीज ऑफ डायबिटीज मेलाइटस कैन कॉज सेवरल डिसीजेस, बहुत सारे डिसीजेस ह्यूमन बॉडी के अंदर कर सकता है, जैसे कि नेफ्रोपैथी, यानी कि किडनी में इफेक्ट आएगा। सेकेंडली, a human body could have cataract, आंखों में कैटरेक्ट आएगा। हाइपरलिपिड एमिएसिस एंड न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी यानी कि नसों की झंझनाहट जैसा फील जो होता है हमारी बॉडी के अंदर, वो भी कम होने लगता है। इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस एंड पीएच के बारे में जानते हैं। बेसिकली इंक्रीज या डिक्रीज होना पीएच के अंदर, जिसकी वजह से एसिडोसिस या फिर एल्केओसिस हो सकता है। कोई भी व्यक्ति अगर बहुत लंबे समय तक एक्सरसाइज करता है और बहुत ज्यादा उसके अंदर लैक्टिक एसिड कंसंट्रेशन हो जाता है, तो उसकी वजह से उसे एसिडोसिस हो सकता है, लैक्टिक एसिड का लेवल बढ़ जाना, और जिसकी वजह से इनडायरेक्टली एल्कोसिस भी हो जाएगा। अच्छा, ड्रग इंटरेक्शन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बेसिकली एसिडिक ड्रग्स और एब्जॉर्ब थ्रू स्टोमक होता है। बेसिकली ड्रग्स के बारे में ऐसे तो कुछ है नहीं कि आप लोगों को ना पता हो। ड्रग्स आर वेरी पॉपुलर इन द मार्केट। ठीक है, तो उसका मैंने बेसिक पॉइंट उठाया कि भाई ये जो 2 लाइंस थी इस पूरे पैराग्राफ में, जहां जहां से भी मैंने पढ़ा, उसमें से बस यही 2 लाइन ऐसी थी जो आपको नहीं मालूम होंगी। व्हाट आर ड्रग इंटरेक्शन? ह्यूमन बॉडी के अंदर ड्रग्स लेना इन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स, बाय द नोज, बाय द पिल्स, ठीक है, बाय इंजेक्शन, अलग अलग मेथड से ड्रग्स को ह्यूमन बॉडी के अंदर कंज्यूम करना, जिसकी वजह से आपको हैलुसिनेशंस हो सकता है, आप बहुत अच्छे फील कर सकते हैं, स्लीप फील कर सकते हैं, या फिर जिस भी दिक्कत से है उस दिक्कत से हटके दूसरी खुशी के माहौल में एक डिफरेंट एनवायरनमेंट हो सकता है, एक एनिमेटेड एनवायरनमेंट हो सकता है आपको दिमाग में कि आप बहुत खुश हैं, हर जगह फूल ही फूल है, मतलब द एनवायरनमेंट यू वांट इन योर माइंड, वो वैसा आपको प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, that is called drug interaction and it gives a type of relaxation in the body। ठीक है, but due to this बहुत सारी बॉडी में दिक्कतें आने लग जाती हैं, जिसकी वजह से आप अपने शरीर को इनडायरेक्टली एक छोटे समय के लिए खुशी देने के लिए बहुत ज्यादा खराब कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, मैंने ये बताया कि एसिडिक ड्रग्स जो होते हैं वो आपके स्टमक से स्टोर होते हैं, और बेसिक ड्रग्स जो होते हैं वो इंटेस्टाइन से स्टोर होते हैं। ये इसके की पॉइंट्स हैं। ठीक है, ड्रग्स रिवर्सिबली ब्लाइंड करते हैं इनटू प्लाज्मा प्रोटीन, मतलब वो एक से ज्यादा ड्रग एक ही साइट पे आपका, जैसे हमने एंजाइम्स के बारे में पढ़ा है ना कि एंजाइम्स ऐसा उसका साइट होता है, उसी साइट पे लॉक एंड की मेथड ये सब हमने पढ़ा था। ठीक है, तो अब ड्रग्स जो होते हैं वो रिवर्सिबली ब्लाइंड हो जाते हैं, मतलब बार बार बाइंड हो जाते हैं, मतलब प्लाज्मा प्रोटीन, और बहुत सारे प्रकार के ड्रग्स एक ही साइट से बहुत बार बाइंड हो सकते हैं। अब एजिंग भी एक प्रकार की बीमारी है, या फिर ये कहें समय के साथ चलने वाली चीजें हैं। एजिंग क्या होता है? एजिंग कैन ऑल्सो ड्यू टू ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस डैमेज। एजिंग दुनिया को पता है कि जब जब उम्र बढ़ती है तो इंसान एज होता जाता है, यानी कि उसकी एफिशिएंसी कम होती जाती है हर चीज के लिए, या तो बीमारी से लड़ने के लिए, या फिर वेट उठाने के लिए, या फिर कोई भी प्रकार का कार्य करने के लिए। ठीक है, उसके एजिंग, यहाँ तक कि सोना भी कम हो जाता है, ये तो सबसे ज्यादा आप लोगों ने देखा ही होगा अपने घर में। ठीक है, बेसिकली एजिंग कैन ऑल्सो बी ड्यू टू ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मैनेज। ठीक है, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट प्री एनालिटिक। ओके,
प्री एनालिटिक वेरिएशंस इन सैंपल। प्री एनालिटिक वेरिएशंस का मतलब क्या है? प्री एनालिटिक एरर्स होते हैं, एरर्स दैट अकर्ड इन लैबोरेटरी टेस्ट बिफोर द सैंपल इज मेजर्ड बाय द एनालाइजर। यानी कि या तो मशीन में कोई दिक्कत है, या उसने सिस्टम को साफ ही नहीं करा है, गंदे संदे सिस्टम में ही मेजरमेंट हो रहा है, या फिर सिस्टम के अंदर एरर है, सिस्टम की मशीन्स के अंदर एरर है, यानी कि या फिर ब्लड टेस्ट करने के तरीके एरर है, या फिर कोई भी प्रकार के टेस्ट को करने के अंदर एरर है। ठीक है, वेरिएशंस इन द सैंपल कैन बी ड्यू टू, अब भाई देखो पेशेंट, ये पेशेंट जो भी है उसका सैंपल कलेक्ट होगा, फिर वो ट्रांसपोर्ट होगा, फिर सैंपल प्रोसेस होगा, यानी कि प्लाज्मा, फिर स्टोरेज या बायो बैंकिंग होगी, फिर सैंपल प्रिपेयर होगा। मतलब बहुत लंबा प्रोसेस है, ये बहुत सारे प्रोसेस को मिला के देन वी हैव द टेस्ट, जो भी हमें बॉडी टेस्ट कराना है वो होके आता है। अब इन सारे प्रोसीजर्स को जो है वो अलग अलग फॉर्मेट में, अब कहीं पे भी किसने गलत कर दिया, या फिर इस टेस्ट के होने से पहले भी किसी ने गलती कर दी, दैट इज कॉल्ड प्री एनालिटिक वेरिएशंस इन द सैंपल। ठीक है। अच्छा, टाइम, अब क्या क्या गलतियां हो सकती हैं? टाइमिंग ऑफ द सैंपल कलेक्शन। अच्छा, अब हमें एक बहुत बार क्या होता है, बहुत जरूरी होता है कि जब भी हार्मोनल फर्टिलिटी हार्मोन टेस्ट होते हैं तो उस दिन वो पर्टिकुलर डे होना चाहिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, गलत लिख किया, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, ऑफ द फर्टिलिटी रिलेटेड। ठीक है, जो भी फर्टिलिटी टेस्ट हो रहा है उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल वाले दिन होना चाहिए। फिर जीएफ, कुछ तो यहाँ पे एरर हुआ है भाई, पता नहीं, एक सेकंड में आपको दिख रहा है। रॉन्ग सैम्पलिंग कलेक्शन टेक्निक है, ये इस वजह से भी हो सकता है, इनएप्रोप्रिएट एडिटिव या प्रिजर्वेटिव्स है, या फिर इनएप्रोप्रिएट सैम्पलिंग साइट है, इस वजह से भी दिक्कत हो सकता है ना। हम्म, अच्छा, मैंने 3-4 एक तो बुक से कलेक्ट किया ना डाटा। चलिए ठीक है, इस पॉइंट को आप हटा दीजिए। ठीक है, सैम्पलिंग ऑफ द ब्लड ग्लूकोज होगा आई थिंक सो। हाँ, याद आ गया मुझे। पेशेंट की प्रिपरेशन, फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति यूरिन टेस्ट देने आया है या फिर ग्लूकोज लेवल या आप नापना है, पेशेंट प्रिपरेशन है, उसमें जीएफ पता नहीं क्यों लग गया था। ठीक है, इसलिए याद और नहीं आ रहा था कि क्या होगा। ठीक है, पेशेंट प्रिपरेशन, पेशेंट प्रिपरेशन मीन्स किसी भी व्यक्ति का यूरिन टेस्ट होना है या फिर उसका टेस्ट होना है ब्लड ग्लूकोज लेवल का, तो उसे कहा जाता है कि भैया एक दिन पहले ना आप बिल्कुल नॉर्मल डाइट लीजिएगा जैसी आप ले रहे हैं, और उसमें कुछ एक्स्ट्रा एडिटिव या कम मत कीजिएगा, है ना, कि चेंजेस आए। अब अगले दिन व्यक्ति ने क्या करा कि अच्छा ठीक है ऐसा करना है, तो उसने पूरे दिन स्टार्व किया, मतलब बिल्कुल भी कुछ नहीं खाया पिया, और फिर अगले दिन अपना ब्लड टेस्ट दे दिया कि आप मेरा शुगर लेवल नापिएगा। ठीक है, एक तो रैंडम जो आएगी मॉर्निंग की, जो खाली पेट होता है, दैट इज कॉल्ड पीपी कहते हैं उसे, वो भी क्या आएगी, कम आ जाएगी, बहुत कम आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, तो अब वो कम आ जाएगी तो वो डॉक्टर उसको सही से एनालाइज नहीं कर पाएगा ना, दैट इज कॉल्ड पेशेंट प्रिपरेशन। पेशेंट से जो कार्य करने के लिए कहा गया था बट उसने अपनी अकल ज्यादा चला दी, इन शॉर्ट यही मतलब है इसका। ठीक है, रॉन्ग सैम्पलिंग कलेक्शन टेक्निक्स, इनएप्रोप्रिएट एडल्टिव्स और प्रिजर्वेटिव्स, इनएप्रोप्रिएट सैम्पलिंग साइज। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म जेनेटिक्स, मैं आपको बता देती हूँ। जेनेटिक इन्फ्लुएंस इन द डिसीज हेल्प इन प्री डायग्नोसिस ऑफ द डिसीज, हाउ वी विल स्टडी फर्दर। बेसिकली बहुत सारी चीज जेनेटिक्स होते हैं, जैसे कि ओबेसिटी हम कहते हैं जेनेटिक्स होती है। अब मैं अपने घर के हिसाब से बात करूँ तो मेरे घर में मेरी नानी की साइड और मेरे पापा की साइड, मतलब मम्मी की साइड और पापा की साइड, दोनों ही लोग ओबीस हैं, सभी लोग मोटे हैं, तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं मैं भी मोटी हूँ। चाहे मेरे खाने का जो खाने का तरीका है वो मेरे काफी फ्रेंड्स जो कि बल्कि पतले हैं उनसे काफी कम है, बट इट इज इन माई जेनेटिक्स ना, कि भाई है, मैं थोड़ा भी खाती हूँ तो मुझे वो ज्यादा मेरे अंदर उसका फैट मेटाबोलाइज होता है और मैं बहुत ज्यादा फैटी हो जाती हूँ। ठीक है, इस कंपैरिजन टू अदर पीपल्स। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो कितना भी खा पी लें पर वो मोटे नहीं होते। मेरी एक फ्रेंड है, वो जिम जाती है भाई मोटा होने के लिए, मैं जिम जाती हूँ पतला होने के लिए, तो वही है ना, डिफरेंस आ जाता है। अच्छा, कॉर्निक विलय सैम्पलिंग, दैट इज कॉल्ड एमनियोसेंटेसिस, है ना, तो ये हम एमनियोसेंटेसिस, ये हाँ ये एक जेनेटिक टेस्ट हो गया, या फिर ये प्री टेस्ट हो गया कि बच्चा पैदा नहीं हुआ है पर हमने उसमें डिसीज टेस्ट कर ली, जैसे कि हम उस डिसीज को या तो जब बच्चा माँ के पेट में ही तभी सही कर दें, या फिर उसको प्रिकॉशंस के साथ रखेंगे, ऐसे ऐसे हम करेंगे तो शायद माइट भी उसे वो डिसीज का वो लेवल ना मिले। ठीक है, तो वो ज्यादा जीवन जी पाए, या फिर हम उसे अबॉर्ट कर दें।
कि मदर और फादर को बाद में शायद वो अफोर्ड ना कर पाए ये सब चीजें, तो ये सारी चीजें। नंबर 1 इज थैलेसीमिया, सेकंड इज ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एंड थर्ड इज सिकल सेल एनीमिया। ये तीनों ही चीजें देखने को मिल जाती हैं। एमनियोसेंटेसिस होता क्या है कि एक स्मॉल अमाउंट ऑफ एमनेटिक फ्लूइड जो है वो लैब के अंदर मदर के वॉर्म से निकाला जाता है, ठीक है। अच्छा, देयर इज अनदर टेस्ट दैट इज मैटरनल सीरम टेस्ट। ये नॉर्मल एक ब्लड टेस्ट होता है, मदर का ब्लड लिया जाता है, इससे ट्राइसोमी 21 डाउन सिंड्रोम का टेस्ट किया जाता है बच्चे के अंदर है या नहीं। फिर पीसीआर दैट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, अब इसे कौन नहीं जानता, जिसने भी नीट का पेपर दिया और जिसने भी कोविड-19 का टेस्ट कराया वह दुनिया पूरी दुनिया जानती है व्हाट इज पीसीआर राइट नाउ, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस के लिए किया जाता है, एचआईवी के लिए किया जाता है एंड कोविड-19 के लिए किया जाता है। ये सारा समअप था पूरे ही चैप्टर्स का, तो मैंने आपको 20 मिनट में पूरा समअप दे दिया कि क्या क्या है और क्या क्या किस तरीके से। तो यहाँ पे आपका एक चैप्टर खत्म होता है बायोकेमिकल बेसिस ऑफ मेडिसिन। अब हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो से आएंगे कल या आज ही रात में, सेल एंड सब सेलुलर कंपोनेंट्स चैप्टर नंबर 2 का भी वीडियो आ जाएगा, ठीक है। उसका ऑलमोस्ट कंटेंट तैयार है, बस शूट होना रह गया, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।